बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236H के मुताबिक कौन कौन से ऐसे प्रिस्क्राइब पर्सनस हैं जिन्होंने ना बेसिकली सेल्स करते हुए आप एडवांस टैक्स की कलेक्शन करनी है, और वो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, तो वो ये सेक्शन किन किन सेक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो वो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये देखेंगे कि वो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होनी है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होनी है, और वो जो टैक्स कलेक्ट करना है तो वो कलेक्शन किन किन एंटिटीज ने करना है, किन किन लीगल पर्सन ने करना है, और उसकी जो पेमेंट है वो किसने करनी है, और जो टैक्स की कलेक्शन है या उसकी पेमेंट है बेसिकली तो उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी। तो उनके जो लीगल एंटिटीज पर्सन हैं तो उनकी ना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ना उनकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, तो वो कैसे उसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसके अलावा ये भी हम देखेंगे कि ये जो सेक्शन जो ना बेसिकली किन 22 सेक्टर्स को इफेक्ट करता है, और तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में से इस वीडियो में देखेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो ना ये चीज़ें देखने के बाद जो ना आपको कंप्लाइंस करने में मसला नहीं होगा। वीडियो में मज़ीद बात करने से पहले आपको बताते जाएं कि YHA के चैनल के ऊपर जो ना मज़ीद वीडियोस अवेलेबल है, तो आप जो ना इन वीडियोस को देख के जो ना रेलिवेंट आपकी जो क्यूरी है या फिर जो रेलिवेंट जो टॉपिक आप उसको ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो ना इसके कम्युनिटी टैब के अंदर जो ना हम ना मुख्तलिफ इसकी ना अपडेट्स करते रहते हैं चीज़ों की, तो आप जो ना इनको देख के भी ना अपनी जो ना जो विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस जो ना अपनी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप जो ना कम्युनिटी टैब के अंदर या फिर ना किसी भी वीडियो के सेक्शन कमेंट सेक्शन में जाके ना आप उसको क्यूरी को रेज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो ना उसको फुल ट्राई की जाएगी उसको ना टाइम दी रिस्पॉन्ड करने की। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो ना अपना बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं तो उससे जो ना अपडेट रह सकें, और अगर आपको कोई गाइडेंस रिक्वायर्ड हो तो वो आप जो ना गाइडेंस हासिल कर सकें अकॉर्डिंगली। जी, अब वीडियो के ऊपर मज़ीद बात करते हैं कि वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जो सेक्शन 236H के अंदर जो क्या क्या चीज़ें हैं तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 236H का जो स्कोप है क्या, यानी कि ये किन किन सेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और ये यानी कि या फिर किन सेक्टर्स के ऊपर या फिर किन किन आइटम्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 236H के मुताबिक जो ना बेसिकली ये 22 सेक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर जो ना सेक्शन 236H एप्लीकेबल होता है। यानी कि ये जो जितने भी सेक्टर्स हैं, कुछ ये 13 सेक्टर्स पहले से डिफाइन थे फाइनेंस एक्ट 2021 के अप्रूवल से पहले, और जैसे ही फाइनेंस एक्ट 2021 अप्रूव्ड हुआ तो इसके मुताबिक जो ना बेसिकली लॉ ने ना 9 फर्दर सेक्टर ऐड कर दिए हुए इसी सेक्शन के मुताबिक इसकी डोमेन के अंदर। तो अब ये जो ना टोटल मिला के बेसिकली 22 सेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो कि जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, शुगर, सीमेंट, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, मोटरसाइकिल्स, पेस्टिसाइड्स, सिगरेट्स, ग्लास, टेक्सटाइल, बेवरेजेस, पेंट, फोम, और जो इसके अलावा जो फर्दर एडिशन हुई है 2021 के बाद की, तो उसके बाद जो ना फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी इसमें ऐड हो गया है। पोल्ट्री एंड एनिमल फीड्स वाली जो आइटम्स हैं वो भी ऐड हो गई है। एडिबल ऑयल एंड घी, ऑटो पार्ट्स के जो भी है सेक्टर वो भी ऐड हो गया। टायर्स आ गए, वर्निशेस आ गए, केमिकल्स आ गए, कॉस्मेटिक्स और IT इक्विपमेंट्स। तो लॉ ने बेसिकली इसका जो ना डोमेन और इसका जो ना स्कोप बढ़ा दिया हुआ है सेक्शन 236H का। जिस तरह सेक्शन 236G था तो इसी तरह जो है सेक्शन 236H है, दोनों का स्कोप एक्सपेंड कर दिया हुआ है। तो आप जो ना बेसिकली ये सेक्शन जो ना 22 सेक्टर तक एक्सपेंड हो चुका हुआ है, तो इसलिए आपके कोई भी अगर इन 22 सेक्टर से रिलेटेड कोई भी अगर पर्सन इन्वॉल्व है, उसके सप्लाई चेन के अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ना उसकी रिटेलर को सेल तक करते तक, तो उसके ऊपर जो ना बेसिकली इस सेक्शन की एप्लीकेबल होती है विद रिस्पेक्ट टू विद होल्ड एजेंट या फिर ना विद रिस्पेक्ट टू ना पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो ये हम आगे जाके देख लेते हैं तो ये किस तरह किन किन के ऊपर किस मोड के उधर एप्लीकेबल होता है। तो इंशाल्लाह उसको आगे देखते हैं। हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि ये जो ना एडवांस टैक्स इसकी कलेक्शन करनी किसने है और इसकी पेमेंट करनी किसने है। तो ये दोनों यानी कि जो इसका विद होल्ड एजेंट कौन सा है और ये जो ना इसकी पेमेंट किसने करनी है, तो अभी इसको हम देखेंगे। तो आपको बताते जाएं कि जिन जिन लोगों ने इसकी एडवांस टैक्स की कलेक्शन करनी है, यानी कि ये जिनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है एज अ विद होल्ड एजेंट, तो ये कौन कौन से हैं। और इसके अलावा ये जो ना ये जो रेट है अंडर सेक्शन 236H, तो 0.5% है टोटल वैल्यू के ऊपर आफ्टर सेल्स। तो 0.5% के हिसाब से जो ना बेसिकली ये टैक्स एप्लीकेबल होगा टोटल सेल्स के ऊपर। मैन्युफैक्चरर ने इसको कलेक्ट करना है, कमर्शियल इंपोर्टर ने इसको कलेक्ट करना है सेल्स करते हुए, डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको कलेक्ट करना है, डीलर ने इसको कलेक्ट करना है, सब डीलर ने कलेक्ट करना है, और होल सेलर ने इसको कलेक्ट करना है। यानी कि ये जो 6 जो है ना बेसिकली लीगल एंटिटीज़ हैं, जो 6 डिफरेंट लीगल पर्सनस हैं,
तो इन्होंने ना बेसिकली एडवांस टैक्स की कलेक्शन करनी है जब भी इन्होंने ना सेल्स करनी है, आपने ना रिटेलर को सेल करनी है। जी, अब हम देखते हैं कि ये 0.5% जो है ना एडवांस टैक्स बनता है 236H के मुताबिक। तो ये किन किन लोगों ने इसकी ना एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है। तो उसमें सबसे पहले रिटेलर शामिल है, यानी कि रिटेलर जब भी बाइंग करेंगे मैन्युफैक्चरर से, डीलर से, सब डीलर से, होल सेलर से, ये कमर्शियल इंपोर्टर से, तो ये तब उनको पे करेंगे। तो इसके अलावा जो होल सेलर है तो वो होलसेलर है तो वो कब पे करेंगे, जब ना डिस्ट्रीब्यूटर से या तो वो परचेज़ करेंगे या फिर डीलर से परचेज़ करेंगे। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स अगर वो होलसेलर को रिटेलर को सेल करता है तभी उसको उससे ना एडवांस टैक्स कलेक्ट करेगा, या फिर होलसेलर को सेल करेगा तो तभी ना उनसे ना एडवांस टैक्स कलेक्ट करेगा अंडर सेक्शन 236H एट द रेट ऑफ 0.5% टोटल वैल्यू के ऊपर। हम देखते हैं कि बेसिकली इसकी ना कंपटीशन होनी कैसे है और इसकी कलेक्शन की अमाउंट क्या होगी। यानी कि ये हमने देखना कि इसकी इन्वॉइस कैसे रेज होगी और उस इन्वॉइस का ऊपर ना किस तरह जो ना उसके ऊपर ना 0.5% टैक्स ना अप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। जी, ये हमारे पास ना एक सेल्स इन्वॉइस है, सेल्स इन्वॉइस है। तो उसके मुताबिक जो ना बेसिकली ये जो मैन्युफैक्चरर है या फिर कोई भी जो विद होल्डिंग एजेंडा है या जो सेलर है लॉ के अंदर जो सेक्शन 236H के अंदर डिफाइंड है, तो ये जो ना उनको सेल्स कर रहे हैं रिटेलर्स को। तो ये बेसिकली आइटम्स है, तो उसकी जो वैल्यू है बिफोर सेल टैक्स और उसके ऊपर जो 70% सेल टैक्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ जो भी रेलिवेंट आइटम होगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी सेल टैक्स रेट बनता होगा वो अप्लाई कर लेंगे। तो जो ये जो टोटल वैल्यू आ जाएगी बेसिकली। तो अभी जो हमारी जो करंट इनवॉइस सेल टैक्स इनवॉइस है उसके मुताबिक जो ना बेसिकली ये टोटल वैल्यू आ रही है आफ्टर सेल टैक्स 109,395 ये वैल्यू बनती है। तो अब इस वैल्यू के ऊपर ना बेसिकली ना 0.5% सेल टैक्स इनकम टैक्स हम अप्लाई करेंगे। तो इस 109,395 के ऊपर जैसे ही 0.5% टैक्स इनकम टैक्स अप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली 545 वैल्यू बनती है। तो इस वैल्यू के अंदर वहाँ 545 भी ऐड कर लेंगे तो ये बेसिकली टोटल वैल्यू बन जाएगी 109,942। तो ये टोटल वैल्यू जो ना बेसिकली वो कस्टमर से कलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरर अपने रिटेलर से सेक्शन 236H की आइटम सेल करते हुए। तो ये टोटल वैल्यू बेसिकली उसने कलेक्ट करनी है। तो इस तरह जो ना बेसिकली ये सेल्स इनवॉइस रेज करनी है और उसके मुताबिक और उसके बाद जो ना बेसिस टोटल वैल्यू के ऊपर जो ना ये 0.5% इनकम टैक्स लगा के जो ना ये टोटल वैल्यू कलेक्ट करनी है मैन्युफैक्चरर ने। इसके अलावा आपसे डिस्कस करते जाएँ कि बेसिकली ये सेल टैक्स इनवॉइस का परफॉर्मा है, तो जो कि लॉ के अंदर डिफाइंड है कि ये चीज़ें जो ना आपकी सेल टैक्स इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए। तो मुताबिक ना ये सारा डिफाइन किया गया है। तो इसके अलावा इसको ना लहदा से डिटेल में भी इसको बताया गया हुआ है कि किस तरह जो ना सेल टैक्स इनवॉइस आपने क्रिएट करनी है और उसके अंदर ना लॉ के पैरामीटर्स के मुताबिक क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी है। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए है ताकि अगर आपकी सेल टैक्स इनवॉइस के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं है तो आपने उसको लाजमी तौर पर शामिल कर लें ताकि कल को जब आपका सेल टैक्स का ऑडिट ओपन हो तो वो जो आपकी सेल टैक्स की इनवॉइस जो है ना वो रिजेक्ट ना हो जाए विद रिस्पेक्ट टू रिकॉर्ड पर्पस। जी, अब हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो का कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है मैन्युफैक्चरर ने जब अपनी चीज़ें सेल करेगा रिटेलर को, तो वो कैसे उसने ना अंडर सेक्शन 236H की इनवॉइस रेज करने के बाद जो ना उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है चीज़ों की। ये जो ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर तो आपका ERP सॉफ्टवेयर है तो डेफिनेटली उसके अंदर ना जितने भी चार्ट अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग हेड होंगे वो आपके सेल्स मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट हुए होंगे। तो आपको जो ना वो मल्टीपल एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो रेलिवेंट अकाउंटिंग हेड है वो हिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो ना सिर्फ GL मॉड्यूल है आपके पास सॉफ्टवेयर में जिसमें आपको ना थ्रू JVs आप ना एंट्रीज पोस्ट करते हैं या फिर ना आपके पास अदर देन GL मॉड्यूल नहीं है तो या फिर आप उसको एक्सेल में अपने पास मेंटेन कर रहे हैं, तो ये देख लें कि आपने ना बेसिकली इस तरह ना डबल एंट्री उसकी करनी है सेल्स को रिकॉर्ड करते हुए और जो बाद में ना उसके स्टेटस और विद होल्डेक्स इनकम जो है ना उसको पेमेंट करते हुए इन चीज़ों को ना रिकॉर्ड लाजमी करना है या फिर इन अकाउंटिंग हेड को लाजमी आपने ना हिट करना है ताकि आपका जो ना अकाउंटिंग साइकिल पूरा हो सके और आपकी जो ना बैलेंस शीट और बाकी जो दूसरी रिपोर्ट है ना वो रिकनसाइल ही रहे, उसमें इफेक्ट ना आए। तो ये सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने सेल्स की थी अपने कस्टमर को यानी कि मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को सेल्स की थी तो वो क्या अमाउंट थी। तो ये जो बेसिकली अभी हमने देखा था कि ये बेसिकली ये वाली उसने चीज़ें सेल की थी और इतनी अमाउंट के साथ उसने सेल की थी। टोटल वैल्यू उसकी बन रही थी 109,942। तो उसके मुताबिक
अगर कैश या बैंक में बेस पे सेल होगी तो कैश या बैंक अकाउंट हिट होगा, और अगर क्रेडिट से हो रही है तो कस्टमर रेलिवेंट कस्टमर का नेम हिट हो जाएगा, और उसका जो ना बेसिकली टोटल जो वैल्यू बन रही थी वो उस अमाउंट के साथ उसको डेबिट कर लेंगे। तो दूसरे पे क्या करेंगे हम, CGS का जो अकाउंट होगा जो कि डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, जो कि या किसी हमने ना किसी भी अकाउंटिंग नेम अकाउंटिंग हेड का उसको नेम दिया होगा, यानी कि मटीरियल कंजप्शन का फर्क करे उसको अकाउंट का नाम दिया हुआ है। तो जो हमारी कॉस्ट बन रही थी उस आइटम को जो सेल करते हुए, बेसिकली हमने आइटम सेल की थी 93,500 की, इतनी की उसने उसको सेल्स की थी। अब इसकी जो टोटल कॉस्ट बन रही थी उस कॉस्ट को ना हम डेबिट कर देंगे, और ये सेम वैल्यू के साथ ना जो कि बेसिकली इन्वेंट्री का अकाउंट हिट इसके अगेंस्ट हिट हो रहा होगा, तो उस इन्वेंट्री के अकाउंट को इस CGS के अकाउंट के अगेंस्ट इसको ना क्रेडिट कर देंगे। तो ये दोनों अमाउंट ना हमेशा सेम होनी है। तो यानी कि जितनी हमने इन्वेंट्री को अकाउंट में आपने हमारी कॉस्ट आ रही थी तो उस कॉस्ट के अगेंस्ट ना हमने CGS के अकाउंट को डेबिट कर देना है। तो ये वाली एंट्री होगी। इसके अलावा जो क्रेडिट के अंदर जो ना सेल्स अकाउंट को हिट करेंगे जो कि 93,500 बन रही है थे, ये क्या कहाँ से आएगी, ये बेसिकली जितनी हमारी बिफोर सेल टैक्स जो वैल्यू बनती है ना, सेल्स वैल्यू बन रही है बिफोर सेल टैक्स, ये हमारी जो ना सेल्स वैल्यू है। तो ये जो ना वैल्यू हमारी सेल्स के अकाउंट को हिट होनी है, सेल्स के अकाउंट को हिट हो गया, यानी कि सेल्स का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। इसके अलावा जो हमारा सेल टैक्स पेबल है जो कि हम कस्टमर को सेल्स चार्ज कर रहे हैं उस वैल्यू के साथ सेल्स टैक्स पेबल का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और इसके अलावा जो विद होल्डिंग इनकम से हम कलेक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर से एट द रेट ऑफ 0.5% अंडर सेक्शन 236H, तो उस अमाउंट को भी ना हम क्रेडिट कर देंगे जो कि हमने अपने चार्ट अकाउंट के अंदर जो ना विद होल्डिंग टैक्स पेबल अकाउंट का अकाउंट क्रिएट किया होगा, या ऐसा कोई भी अकाउंट क्रिएट किया होगा जिसके अंदर ना ये एंट्री रिकॉर्ड होनी है और इसकी नेचर जो ना क्रेडिट नेचर होनी है, यानी कि लाइबिलिटी की नेचर होनी है। तो उस अकाउंट के अंदर ना इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह जो ना इस सेल्स को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस सेल्स रिकॉर्ड करने के बाद जब हमने ये दोनों टैक्सेस पे करने हैं, सेल टैक्स पेबल अकाउंट और जब विद होल्डिंग टैक्स पेबल अकाउंट, तो इनको हम देखते हैं कि दूसरी फेज में इनकी क्या क्या एंट्री होगी। जब हम सेल टैक्स की पेमेंट करेंगे तो सेल टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट कर देंगे उतनी अमाउंट के साथ, और कैश बैंक अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे जितने का हम सेल टैक्स पे कर रहे हैं। तो अगर तो आपकी कोई इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट होने वाली है तो वो उस एडजस्टमेंट होने के उस एडजस्टमेंट की लिहाजा से ना सेल टैक्स पेबल अकाउंट के साथ उसकी एंट्री करेंगे जितनी भी एडजस्टमेंट होगी, और जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी बच जाएगी ना फिर उस तरह जो ना सेल टैक्स पेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे उस रिमेनिंग अमाउंट के साथ, और कैश या बैंक का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे रेलेवेंट जितनी भी हम सेल टैक्स पेमेंट करेंगे। तो तीसरे स्टेप में जो ना बेसिकली उसी सेल्स साइकिल को पूरा करने के लिए जो हमने विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट हमने कलेक्ट की हुई थी अपने कस्टमर से यानी कि रिटेलर से, तो उतनी अमाउंट को हम जब पेमेंट करेंगे तो उतनी अमाउंट को हम विद होल्डिंग टैक्स पेबल अकाउंट के साथ डेबिट कर देंगे, और जो कैश है या अगर बैंक थ्रू पेमेंट की है जिस भी अकाउंट के थ्रू पेमेंट की है तो उस रेलिवेंट अकाउंटिंग लेजर को हम क्रेडिट कर देंगे जितनी की विद होल्डिंग टैक्स की पेमेंट हमने की थी बैंक के अंदर। इसके अलावा आपको बताते जाएं कि जो विद होल्डिंग टैक्स की जो कलेक्शन या डिडक्शन है, तो इसकी कलेक्शन या डिडक्शन करने के बाद रेलिवेंट विद होल्डिंग ने 7 डेज़ के अंदर इसकी पेमेंट करनी होती है FBR को, डिपार्टमेंट को। अगर वो 7 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करता है, उसके बाद पेमेंट करता है, तो उसके ऊपर जो ना लहदा से ना नॉन कम्प्लाइंस की वजह से ना उसके ऊपर डिफॉल्ट चार्ज अप्लाई हो सकता है ड्यू टू होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट्स। जी, अब हम ना 5वीं अपना पॉइंट डिस्कस करेंगे इसी वीडियो का कि टैक्स चालान कैसे क्रिएट करना है अंडर सेक्शन 236H, यानी कि जो विद होल्डिंग की हुई है विद होल्डिंग एजेंट ने, बेनिफिशियर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने, डीलर ने, होलसेलर ने और कमर्शियल बॉर्डर ने, उसने जो विद होल्डिंग की है एडवांस टैक्स कलेक्शन की फॉर्म में, तो उसने जो ना उसका टैक्स चालान कैसे क्रिएट करना है ताकि उसकी जो लाइबिलिटी को वो सेटअप हो सके और लाइबिलिटी पे ऑफ हो सके। जी, विद होल्डिंग टैक्स का चालान क्रिएट करने के लिए आपको ना FBR की मेन वेबसाइट पे आना पड़ेगा, और वहाँ पे जो ना जो सेल टैक्स वाला जो आइकन है तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके थ्रू अगर आ सकते हैं, अगर नहीं तो आप डायरेक्ट जो ना e.IPR पे जाके जो ना इसकी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपने ना बेसिकली अपना लॉगिन ID पासवर्ड करना है जो कि विद होल्डिंग एजेंट होगा, तो उसने अपना जो ना e.IPR का पोर्टल लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद ना इसमें जो ई पेमेंट्स वाला जो टैब आ रहा है जो कि 4th लास्ट आ रहा है ई पेमेंट्स, इसके अंदर जो ना क्रिएट पेमेंट का एक सब टैब आता है, तो उसी का जो सब टैब आता है इनकम टैक्स के नाम से, तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो इसमें जो रेलिवेंट आपने टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अभी हम 2020 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका जो रेलिवेंट बिजनेस है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद जो ना ये टैक्स पेमेंट नेचर आ रही है, टैक्स पेमेंट नेचर के अंदर जो ना ये विद होल्डिंग इनकम टैक्स एडजस्टेबल के नाम से आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो टैक्स बेसिकली एडजस्टेबल है बाद में,
तो इसलिए ना ये वाला हमने जो ना बेसिकली टैब सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद रेलिवेंट मंथ सेलेक्ट कर लेना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद जो ना ये नीचे एक और टैब आता है कि पेमेंट सेक्शन, के पेमेंट सेक्शन आपने कौन सा है। तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये बेसिकली 236H है, तो इसमें 236H वाला सेक्शन हम देखेंगे तो ये सीक्वेंस वाइज आ रहा है, तो आपको ना ईजिली मिल जाएगा। तो ये 236H आ रहा है, ये दो तरह के आ रहे हैं, एक परचेज बाय रिटेलर्स है अंडर सेशन, तो और एक जो ना परचेज बाय रिटेलर्स अंडर सेशन 236H है अदर्स। तो अभी हमने जो ना बेसिकली ये जो परचेज बाय रिटेलर्स वाला सेलेक्ट कर रहे हैं 236H वाला, जो कि जिसका कोड बनता है 64150803, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद ना अब हमने जिस पर्सन की विद होल्डिंग की हुई है, यानी कि जिस रिटेलर की विद होल्डिंग की हुई है, तो उसका जो ना NTN हम लगाएंगे। तो उसका NTN लगाने के बाद जो ना बेसिकली इसको हम ना बाकी अमाउंट फीड कर देंगे। अगर आपको पास उसका NTN अवेलेबल नहीं है तो आप ना CNC के थ्रू भी ना उसको कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो अगर उसका NTN नहीं बना हुआ तो CNC लाजमी लगाना पड़ेगा। तो इसके बगैर ना बेसिकली जो चलान जो ना वो पूरा नहीं होगा। तो इसके अलावा बाकी जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको आप फीड कर लें। फीड करने के बाद जो ना बेसिकली तो उसकी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आपने बतानी है, और जो उसके ऊपर टैक्स बनते होगी वो बताना आपने। तो ये वही अमाउंट होगी जो कि हमने ना स्टेटस इनवॉइस के अंदर हमने अपनी लगाई होगी, यानी कि बिफोर इम्पोजिंग 0.5% इनकम टैक्स। तो जो वैल्यू थी वो हम कॉपी करेंगे, यानी कि 109,395। तो ये टैक्सेबल अमाउंट में इसको हम पुट कर देंगे। तो इसके बाद जो ना बेसिकली ये हम ना 0.5% के हिसाब से रेट लगा रहे थे, तो 0.5 हम पुट कर देंगे। तो जैसे 0.5 पुट करेंगे तो जो उसके ऊपर जो वैल्यू बन रही थी वो निकाल देगा। तो ये करने के बाद हमने इसको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद जो इसकी टोटल वैल्यू है बेसिकली टैक्स की अमाउंट ऑफ 547 बन रही है। तो यहाँ पे जो ना बेसिकली ये पेमेंट मोड आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ ADC की ऑप्शन रहेगी है, बाकी पहले कुछ और भी ऑप्शन होती थी। तो अभी फ़िलहाल हम ADC ऑप्शन को ही करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जो यहाँ पे जो अमाउंट बन रही है ना 547 टोटल अमाउंट, यहाँ पे दोबारा उसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको टैग का बटन प्रेस करेंगे, और इसके बाद जो ना सबसे नीचे आ रहा है क्रिएट। तो ये क्रिएट का बटन प्रेस जैसे ही प्रेस करेंगे तो बेसिकली सिस्टम जो ना बोलेगा इसको आप रिव्यू कर लें। तो रिव्यू आप चेक कर लीजिएगा, रिव्यू ठीक है, आपका CPR ठीक है। तो उसके बाद जो ना हम कंफर्म इसको कर देंगे। कंफर्म करने के बाद ना सिस्टम नेक्स्ट पोर्टल के ऊपर ले जाएगा। तो जहाँ पे ना बेसिकली सिटी वाइज जो ना वो डिफरेंट आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपका किस सिटी का आप चलान बनाना चाह रहे हैं। तो अभी हम लाहौर को सेलेक्ट करते हैं और कर्सर को नीचे लेकर आते हैं। तो यहाँ पे ना प्रिंट की ऑप्शन आती है। तो प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली ना ये चलान डाउनलोड हो जाएगा, और इसको हम ओपन करके चेक कर लेते हैं कि ये चलान हमारा ठीक बना हुआ है। तो इसमें जो ना वो 3-4 चीज़ें जो ना वो आपको लाजमी तौर पे देखनी पड़ेगी चलान को बनाते हुए। स्पेशली एक तो टैक्स ईयर देखना आपने कि टैक्स ईयर आपका ठीक सेलेक्ट हुआ है। तो इसके अलावा जो टैक्स पीरियड है वो देखना आपके ना बेसिकली वो भी ठीक सेलेक्ट हुआ है। और जो विद होल्डिंग सेक्शन है वो देखना आपने, वो ठीक है। और एंड पे जो ना बेसिकली जो आपका था विद जिसकी टैक्स आपने विद हेल्ड किया था वो उसकी NTN देखना है, जो कि पीछे से हमने चेक करके देख लिया था वो बन गया हुआ ठीक। तो ये बेसिकली आपका ना चलान बन गया हुआ है। तो आप इस चलान को ना हम ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं थ्रू बैंकिंग ऐप या जैज़ कैश, इजी पैसा, या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि हम किसी भी कमर्शियल बैंक में जाके ना बेसिकली वहाँ पे ना कैश जमा करा के ना ये पेमेंट कर सकते हैं। जी ये हम लास्ट में अब हमने इसका देखेंगे कि इसकी जो टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगी, जो कि टैक्स पेड हुआ है अंडर सेक्शन 236H। तो इसके ना हम दो एंगल से देखेंगे कि जो विद होल्डिंग एजेंडा उसने क्या करना है कि उसके लिए बेसिकली लाइबिलिटी है। तो जैसे ही उसने एडवांस टैक्स कलेक्ट करना है तो उसने वो ना बाउंड है विद इन 7 डेज इसको अपना पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को ये पेमेंट करने के बाद जो उसका CPR होगा तो वो CPR जो ना रेलिवेंट अपने रिटेलर को दे देगा, उसको हैंड ओवर कर देगा और उसको बता देगा कि ये आपका ना विद होल्ड टैक्स जमा हो चुका हुआ, तो आप ये जो ना अब आपकी प्रॉपर्टी है। तो जो विद रिस्पेक्ट टू रिटेलर था, यानी कि जिसका टैक्स विद हेल्ड हुआ है, जिसका टैक्स कलेक्ट हुआ है, और तो उसके लिए इसकी ट्रीटमेंट क्या कि वो उसके लिए ना ये उसकी ना एडवांस इनकम टैक्स की ना उसकी ना पेमेंट कर दी हुई है अंडर सेक्शन 236H। तो आप जो ना वो जब आप एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा रेलिवेंट टैक्स ईयर की, तो तब जो ना इस अमाउंट को अपनी जो ना उसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर लेगा, और इसको जो ना सेट करने के बाद जो ना जो रिमेनिंग टैक्स होगा वो पे कर देगा अगर वो उसका इनकम टैक्स बनता हुआ उस रेलिवेंट टैक्स ईयर में। जी दोस्तों, ये हमारी वीडियो रिगार्डिंग एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 236H इधर तक ही थी। तो उम्मीद है कि इसमें जो ना जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग में आ चुकी होंगी। और
उसमें ना हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि वो जितने भी उसको पॉइंट्स बनते हैं तो उसको ना कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप जो ना डेफिनेटली उसको ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ना उसको पूछ सकते हैं, या फिर ना इन रेलिवेंट जो डिटेल्स है उसके ऊपर जो ना आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई किसी भी और वीडियो से रिलेटेड कोई क्यूरी हो या क्वेश्चन हो या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जिसका अभी तक वीडियो नहीं है अवेलेबल, तो आप जो ना उसके रिगार्डिंग जो ना किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो ना वो अपनी क्यूरी रेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ना उसको टाइम से रिस्पॉन्ड करने की ट्राई की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।